Ignited Minds Tutorials recently uploaded a video focusing on the revision of the structure of atom topic for Class 11 CBSE and other boards, as well as IIT and NEET exams. This knowledge explanation article aims to provide a brief overview of the content covered in the video. The video starts with an introduction to the basic atomic structure, highlighting the role of protons, neutrons, and electrons. It explains the significance of the nucleus and the electron cloud in determining the properties of an atom. Moving forward, the video delves into the atomic models proposed by scientists like J.J. Thomson, Rutherford, and Bohr. It discusses the drawbacks of each model and how subsequent experiments led to a better understanding of atomic structure. The article proceeds to discuss the electronic configuration of atoms, emphasizing the rules to determine the arrangement of electrons in different energy levels and subshells. It also touches upon the importance of valence electrons and their role in chemical bonding. Furthermore, the video highlights the concept of isotopes and their relevance in understanding atomic mass. It explains the calculations involved in determining average atomic mass using isotopic abundances. To conclude, the revision video provides a comprehensive overview of the structure of atom topic, catering to the needs of students studying in Class 11 CBSE and other boards, as well as those preparing for IIT and NEET exams. It serves as a valuable resource for enhancing understanding and preparing for examinations. ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे हम बात करेंगे बोर्स की थियरी। सो बोर्स थियरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे हमने पहले देखा कि डाल्टन ने एक एटमिक थियरी दिया। ठीक है, डाल्टन के हिसाब से गोला है एक एटम। ठीक है, थॉमसन के हिसाब से भाई साहब इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, और रदरफोर्ड के हिसाब से रदरफोर्ड केम वेरी क्लोज, तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं। रदरफोर्ड की थियरी क्यों फेल हो रही है? क्योंकि रदरफोर्ड मैक्स प्लैंक ने बोला कि भाई साहब अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल के घूमने से उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी का रेडिएशन होता है। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के घूमने से उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी का रेडिएशन होता है, जिसके वजह से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमेंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब बोर्स थ्योरी की, हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो बोर की थ्योरी ने स्टेबिलिटी बताई। ठीक है, वरना तो अगर आप देखोगे मैक्स प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से एटम स्टेबल रह ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक स्पाइरल पाथ में घूमते हुए दे विल लैंड अप ऑन द न्यूक्लियस, दे आर गोइंग टू लैंड अप ऑन द न्यूक्लियस। क्लियर है पीपल? ठीक है, ओके। Bohr's theory has helped in calculating the energy of the electron in hydrogen atom and one electron species। तो इसमें भाई साहब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कैसे? ठीक है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² by r, ये वाला फॉर्मूला लगता है। बोर्स थियरी इज एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो जो स्पेक्ट्रा हमको मिल रहा है दूसरे एटम से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मस्त सो के आया, आंखें एकदम डुल्लू डुल्लू हैं भाई साहब तेरी, है ना? कितने घंटे की नींद मारी है भाई साहब? कम से नहीं सोना चाहिए, अरे बिंदास सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। सो द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सोने से मुझे कोई परहेज नहीं है, होना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। तुमको मालूम है अगर तुम 3 घंटा बकबक करोगे ना, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो आप सोचिए मेरा क्या हाल होता होगा। मैं यहाँ पे कम से कम 6-7 घंटा बकबक कर रहा हूँ। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर्स को होती है सोने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ दिन। तो इसीलिए जो लोग अच्छा सोते हैं ना, मेरे को उनसे जलन होती है। अच्छी बात है, ठीक है, इट्स गुड। ठीक है, मे यू स्लीप मोर ब्लिसफुली।
ओके, बोर्स थियरी फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भाई साहब बोर्स थियरी कुड नॉट ऑफर एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या होता है भाई साहब, आपका देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होता है, ठीक है, इसके वजह से भाई साहब शील्डिंग होती है और इसको हम बोलते हैं जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो ये सब आपके बोर्ड के लिमिटेड मॉडल से, मैं अगेन आई विल नॉट बी एबल टू गो इन डेप्थ इनटू दिस चैप्टर, हम यहाँ पे भाई साहब रिवीजन करके हमको आगे निकलना है इसमें, ठीक है। सो फिर से क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अगेन गो बैक इनटू दिस, ठीक है। इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, फटाफट बताइए, एकदम लेमैन टर्म्स में बताइए क्या है। चलो पीपल, वी हैव टू बी ऑन टिप्स ऑन दीज थिंग्स भाई साहब। एनीवन, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तुम लोग क्या हो रहे बाबा, कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? ये हमारा यूसुफ, नहीं हमारा यूसुफ नहीं, मतलब एक बंदा है जिसका नाम यूसुफ है, ठीक है, डोंट फील बैड यूसुफ, पता नहीं। तो ये भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, ही इज़ बेसिकली ड्राइविंग अ व्हीकल, ठीक है, क्लियर है, मोटरसाइकिल चला रहे, जो भी चला रहे, और यहाँ पे आदित्य बोल के एक इंसान को पुलिस में भर्ती किया गया, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, सो आदित्य भगत ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। ये भाई साहब एक लेट से पाम बीच रोड है, कोई गया है पाम बीच रोड पे? ओके, पाम बीच रोड पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से लोग भगाते हैं, ठीक है, आपके 4 व्हीलर हो गया या 2 व्हीलर हो गया, लोग भगाते हैं धड़ाम धाड़, ठीक है। ओके, तो अभी यूसुफ क्या कर रहा है, दूसरे लोगों की तरह भाई साहब भगा रहा है, ठीक है, तो ये भाई साहब भगा रहे, क्लियर है। तो ये जो कैमरा है, आपके ट्रैफिक पुलिस में कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं, ये कैमरा इसके स्पीड को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब बोर्ड है कि आप 60 से ऊपर नहीं भगा सकते, लेकिन यूसुफ की स्पीड 90 हो गई है, ठीक है। सो लेट्स से इज 30 किलोमीटर्स अबव द स्पीड। ये जो कैमरा है इसने इसके स्पीड को कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैसे कैप्चर किया होगा इस कैमरा से, अभी सोचो कैसे कैप्चर किया होगा। यूसुफ भाई साहब यहाँ से जा रहे जब, तब इसके ऊपर लाइट गिरी, ठीक है, कैमरा की लाइट गिरी, और फिर वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई यहाँ पे, और कैमरा ने किसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, इसके स्पीड को कैप्चर कर लिया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या इस लाइट से यूसुफ पलट गया? लाइट तो गया ना उसके ऊपर, लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन हिम, बट इज ही फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ दैट लाइट, और इज ही लूजिंग बैलेंस बिकॉज ऑफ इट? नो, ठीक है, कोई असर नहीं हुआ इसका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई साहब यूसुफ के मास या यूसुफ का मोटरसाइकिल का जो मास है, ये दोनों काफ़ी बड़े हैं भाई साहब लाइट के मास से, ठीक है। ओके, अभी अपन आते हैं भाई साहब, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा चिंटू सा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में आप जानते ही हो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। सोचिए क्या ही मास है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा हो और इस पे अगर एक लाइट का फोटोन स्ट्राइक कर रहा हो, क्या इसमें चेंज कॉज करेगा? करेगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये लाइट का जो फोटोन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भाई साहब आपके कंपेरेबल मासेस हैं, ये चिंटू मासेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी माइक्रोस्कोप से भी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसका पोजीशन कभी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। यही है हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस कैमरा को यूज़ करते हुए मैंने यूसुफ की स्पीड को निर्धारित कर लिया है, ही इज़ बेसिकली मूविंग एट 90 km/h बिकॉज माई कैमरा इज़ एब्सोल्युटली फाइन एनफ टू कैप्चर हिज स्पीड and it will have no impact on his speed either in terms of magnitude or direction. But if I am using an electron microscope, क्योंकि कैमरा से तो भाई साहब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप से, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैं किसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस माइक्रोस्कोप से भी लाइट निकलेगा। ये लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा ऐसे, लेकिन जैसे इस पे जाएगा टोए ऐसे हो जाएगा। तो आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नोटिस करना, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नोटिस करने के लिए आपको करना पड़ेगा इस्तेमाल लाइट का। लाइट बना होता है फोटॉन से, और फोटॉन्स जो है तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे वो उसका वेलोसिटी
in terms of either magnitude or direction is going to change. Hence, it is not possible to determine. तो यहाँ पे हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई साहब? हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एक साथ ही आप देखो एक चीज ही कर सकते हो, या तो पोजीशन बोल सकते हो या तो मोमेंटम। मोमेंटम आपका कंसर्न होता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो पोजीशन या वेलोसिटी भी बोल सकते हो या पोजीशन या मोमेंटम भी बोल सकते हो। सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी, ठीक है, हाइसेनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइसेनबर्ग भाई साहब जर्मन के साइंटिस्ट थे और इन पे काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई है, ठीक है। आप अगर आपने ये वाला जो रिसेंटली जो मूवी आया था ओपेनहाइमर, किसने देखी है भाई साहब? नहीं, ओके, उसमें भी हाइसेनबर्ग का जिक्र हुआ है। हाइसेनबर्ग के पीछे भाई साहब जो आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और दूसरे कंट्रीज़ जो थे ये इनको मारना चाहते थे। देयर वाज अ प्लॉट दैट वाज देयर टू किल हाइसेनबर्ग बिकॉज हाइसेनबर्ग की थियरी के हिसाब से एटम बॉम्ब का बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ही न्यू हाउ टू मेक इट, इट्स जस्ट दैट ही डिडंट रिलीज इट, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग के ऊपर भाई साहब बहुत दाव लगा हुआ था। देयर वर लॉट ऑफ स्पाइज हु वर इन्वॉल्वड, देयर वर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज हु वर इन्वॉल्वड इन अ प्लॉट टू किल हाइसेनबर्ग, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग के ऊपर भाई साहब अटैक्स हुए थे। खैर, ओके, स्पेक्ट्रा, द मोस्ट कंपेलिंग एविडेंस of the quantization of energy comes from spectroscopy. Spectrum word is taken from Latin word which means appearance. तो आपको भाई साहब ऐसा स्पेक्ट्रा दिखेगा, देखो, दिस इज हाउ द स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। आपने भाई साहब ये सैंपल से सैम्पलिंग की तो एक फिल्म और डिटेक्टर में इस तरीके का आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा। ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम और ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, थियोरेटिकल चीजें हैं भाई साहब। ओके, अभी हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में कॉस्मिक रेज जो हैं दे आर having wavelength lesser than gamma rays, X rays, ultraviolet, visible, infrared, line spectrum of hydrogen atom। तो आपका भाई साहब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो है रिडबर्ग कांस्टेंट, दिस इज 109678 पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है 109678 पर सेंटीमीटर, ठीक है। आपके भाई साहब 5 तरीके के सीरीज जनरेट होते हैं। ये सीरीज कैसे जनरेट होते हैं तो आपका समझ लो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे तमाम ऑर्बिट्स हैं। जब आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो ये भाई साहब समझ लो यहाँ तक चला गया, लेकिन यहाँ से फिर से ये वापस आएगा। जब ये यहाँ से फिर से वापस आएगा तो एक सीरीज जनरेट होगी। सो सारे जितने भी यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये जो सीरीज जनरेट हो गई इसको अपन बोलेंगे लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज, तो देखो इलेक्ट्रॉन को जब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, दूसरे से तीसरे से चौथे तक, लेकिन वहां पे वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इट विल ड्रॉप डाउन टू द फर्स्ट, ठीक है, वो भाई साहब पहले एनर्जी लेवल पे वो ड्रॉप डाउन करेगा, इट इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन टू द फर्स्ट, तो n इज इक्वल टू 1 पे वो ड्रॉप डाउन करेगा, इट इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन देयर, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आपके भाई साहब लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फन सीरीज, दीज आर द सीरीजेस विच आर जनरेटेड, ठीक है। ओके, सो अगर देखो आपका पहला वाला ऑर्बिट है और इस पहले वाले ऑर्बिट में से बाकी सारे सीरीज जो है तो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज से एक यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से, सो सारे जितने भी आपका आ रहा है देखो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली जनरेटिंग व्हाट, लाइमन सीरीज, ठीक है। ये आपका मतलब पहले वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिट्स पे गए थे वो वापस आ रहे हैं और इसी से क्या जनरेट हो रहा है, लाइमन सीरीज जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है भाई साहब आपका बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज का दूसरा नाम क्या है भाई साहब आपका, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज में क्या होगा भाई साहब, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये आपका विजिबल सीरीज है। बाल्मर सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं, जो भी सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग ऑर्बिट्स में गए थे और अभी ये वापस आ रहे हैं। सो वाइल कमिंग बैक दे आर जनरेटिंग एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। इसी तरह से आता है भाई साहब आपका पास्चन सीरीज जो इंफ्रारेड होता है, फिर आता है आपका ब्रैकेट, फिर आता है आपका फन सीरीज, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट सीरीजेस विच आर क्रिएटेड। ओके, व्हाट इज बेसिकली Zeeman effect? Zeeman effect, when spectral line source is placed in a magnetic field, the spectral lines split up into sublines.
तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का भाई साहब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं दे स्प्लिट अप, और इसी को भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, ज़ीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने से जो स्प्लिटिंग अप होता है उसको अपन बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में रहने से जो स्प्लिटिंग अप होता है उसको अपन बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। ड्यूअल बिहेवियर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी ब्रोगाइल ने क्या बोला, डी ब्रोगाइल ने ये बोला कि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर। तो एच इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, आपका एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया लैम्डा की वैल्यू हो गई एच बाई एम इंटू सी, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, मतलब हम बोल सकते हैं एम इंटू वी। इसी को अपन बोलते हैं डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। डी ब्रोगाइल का जो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन है, आपका मैक्स प्लैंक का इक्वेशन क्या था, तो डी ब्रोगाइल ने कुछ नहीं किया, बड़े चालाक साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि मैक्स प्लैंक ने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और आइंस्टाइन ने क्या बोला, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। डी ब्रोगाइल ने भाई साहब इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो एच दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर। अभी आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है भाई साहब, सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली सी बाई लैम्डा, वे लैम्डा इज द वेवलेंथ, या सी को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। तो इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एच, और इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख दिया भाई साहब सी बाई लैम्डा, ये हो गया एम सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। भाग्यश्री हंस रही हो, कोई तुम्हारे आजू बाजू चीटिंग वीटिंग कर रहा है क्या? नहीं नहीं, इसके वजह से तो हंसी नहीं आ रही है। ओके, नहीं नहीं हंस सकती हो, लेकिन ये तो ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एच बाई यहाँ पे देखो एम इंटू सी को हमने इधर किया और लैम्डा को इधर किया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू, तुम कहाँ सो, अभी सो के तो आए हो फिर सो रहे हो तुम। ठीक है, तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कितना हो जाएगा, एच बाई पी। क्लियर है, डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एच बाई पी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, ओके ओके ओके। हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई साहब, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, डोंट कंसिडर दिस, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो लेट्स से आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गई डेल्टा पी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मूवमेंट को डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट से जो लाइट निकल रहा होगा वो उसके मूवमेंट को इंपैक्ट कर देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, ये होगा भाई साहब। ठीक है, दैट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन into uncertainty in momentum, uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than equal to h by 4 pi। तो मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, h by 4 pi। ठीक है, क्लियर है, दिस इज आंसर। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब क्वांटम नंबर्स पे। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी को लोकेट करना चाहते हैं तो हमको पूरा एड्रेस चाहिए। यूसुफ कहाँ रहते हैं आप, बोलिए ना, बोलिए, नहीं, बोलिए ना, हम भी तो सुने जरा। तो व्हाट विल यू गिव, फ्लैट नंबर। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आपका कौन से सेक्टर में है, बिल्डिंग का नाम कौन से सेक्टर में है, नियर बाई कोई लैंडमार्क है क्या, फिर आपका महाराष्ट्र पिन कोड वगैरह है ना। तो अगर यूसुफ को ढूंढना हो भाई साहब कामोटे में, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, राइट। देयर माइट बी मेनी पीपल, बट व्हेन यू कम टू हिज एड्रेस यू विल बी एबल टू लोकेट हिम। ठीक है, उसको आप लोकेट कर सकते हैं।
इसी तरह से एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी एक एड्रेस होता है, और उसका एड्रेस जो होता है 4 क्वांटम नंबर से होते हैं, ठीक है। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द अदर वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक तीनों भी सेम है, स्पिन में डिफरेंस आ जाएगा, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच? 0 to n-1, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट विल बी -l to 0 एंड 0 to +l। और फिर आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर दैट विल बी प्लस हाफ, ये प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से n-1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से, ये l की वैल्यू है, देखो ये l है, दिस इज बेसिकली l, इसको अपन n ही लिखते हैं, ठीक है। ये l हो गया, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से n-1 तक, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये l आपने निकाल लिया, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m विल बी -l से +l तक। और स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। तो आपके शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल भाई साहब एक स्फीयर है जो आपका x, y और z एक्सिस तीनों में जाता है। एक स्फीयर को आपने लोकेट किया, तो ये आपका s ऑर्बिटल का भाई साहब हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई साहब शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, तो आपके p ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं भाई साहब? डम्बल शेप होता है, इट इज़ बेसिकली अ p ऑर्बिटल अराउंड x एक्सिस, ठीक है। ऐसा ही भाई साहब आपको एक मिल जाएगा अलोंग y एक्सिस, तो आपका भाई साहब इस एक्सिस पे एक और इस एक्सिस पे एक, तो वी हैव बेसिकली pz, px एंड py, ठीक है। क्लियर है? एक pxy प्लेन पे हो जाएगा, एक pxz प्लेन पे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा क्लियर है? ओके, सो आपके तीन ही होंगे यहाँ पे। अभी शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz का स्क्वायर, ये 5 आपके d ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के भाई साहब आपको d ऑर्बिटल्स के शेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। d ऑर्बिटल्स भाई साहब दो प्लेन्स में होते हैं, किसी एक एक्सिस पे नहीं होते हैं, दो प्लेन्स में होंगे, दे विल बी बेसिकली इन 2 प्लेन्स। तो ये आपका भाई साहब क्या है? z का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं बाबा अबव प्रिंसिपल, ठीक है। अबव प्रिंसिपल भाई साहब क्या है? अबव प्रिंसिपल है आपका सिंपल है, देखो पहले हम 1s भरेंगे, ठीक है। ये आपका 1s, फिर आपका 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, ठीक है, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। अभी ऐसे चलना है, देखो 1s मतलब पहले आपने इसको भरा, फिर 2s, ये तीर चला भाई साहब, फिर आपका इधर आ जाएगा ये, फिर 2p, फिर 3s, फिर आपका ये 3p, 4s, ऐसे जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 5s, फिर से 5p, 5d, 5f है, तो आपका पहले 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसा भरा जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली अबव प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे बोर-बॉयलीज रूल बोलते हैं, दैट इज n+1, दैट इज लोअर एनर्जी। ओके, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई साहब? कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। पहला डिफरेंस कहाँ हो सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, n=1 हो गया, दूसरे का n=2 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ पे दोनों सेम हुए तो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम हुआ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिफरेंस होगा। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हुआ तो डेफिनेटली स्पिन पे आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गया भाई साहब आपका एजीम्यूथल विच हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 to l, 0 to -l। स्पिन क्वांटम नंबर +½ और ये हो गया आपका -½ ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका लिथियम, देखिए हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल in such a way so as to give the maximum number of unpaired electrons with a parallel spin, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे लिथियम का इधर एक आया, बेरिलियम का इधर आया पहले,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो रही है, ठीक है, इस तरह से ये जाता रहेगा, ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी बेसिकली पेयर्ड। ओके ओके ओके, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन, चलो भाई साहब, पहले ही खांसने लगे तुम तो। चलो भाई साहब इसको ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो फटाफट। यूसुफ बेटा, भाई छाप रहा है थप्पा तब। देखो अनसर्टेनिटी अभी आपने पढ़ा हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज दिस लेस देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, है ना, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? h बाई 4 पाई है। द मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपको दी हुई है, कितनी है भाई साहब? 5 इंटू 10⁻⁻20, और ये है भाई साहब आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको अपन इक्वल कर दे, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, h बाई 4 पाई, दैट इज हाउ मच? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और आपका भाई साहब हो जाएगा 4 इंटू 3.14, ठीक है, क्लियर है। अभी इस 5 इंटू 10 ये कितने में दिया हुआ है आपको? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए भाई साहब, 5 इंटू 10⁻⁻20, तो पहले ग्राम में ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू -3 कर दोगे भाई साहब, है ना, केजी हो गया ये, ओके। अभी क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किसमें कितने मान इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और सेकंड को पर सेकंड को वैसे ही रहने देते हैं, तो पर सेकंड हो गया ये। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 5 इंटू 23 और 22, तो -25 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी 5 इंटू, अभी सारे यूनिट्स बराबर हो गए आपके, है ना, 5 इंटू 25। सो लेट्स से आप यहाँ पे करते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻25, 4 5 होता है 20, 4 5 हो गया भाई साहब आपका 20, ठीक है। ये आपका 6.6 अपॉन 3.14 और 20 था, तो 20 का एक जीरो इसमें ऐड होता है, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब? -24, ठीक है। और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2, ओके, और कितना है इधर भाई साहब? इंटू 10⁻⁻34, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से जाएगा, देखो, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से जाएगा, और ये किससे जाएगा भाई साहब? 1 से। है बाबा, यहाँ पे तो कोई है नहीं, एक तो हमने कहा गड़बड़ कर दिया भाई साहब। व्हाट इज़ द गड़बड़ दैट वी हैव डन? एक आउट हो नहीं आ रहा है, अरे कैसा हो गया रे? ओ हमने तो भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी की बात की है, तो हमने यहाँ पे विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, ओके 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 भाई साहब, इतना लंबा चल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा पी की वैल्यू आपको दी हुई है, और ये मोमेंटम में कितना है भाई साहब? 5 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है।
ओके अभी ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, है ना। तो डेल्टा वी विच इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में। ये कैंसिल कैंसिल, तो अभी भाई साहब यहाँ पे 10⁻25 प्लस 31, सो दैट विल बी 10⁻6, ठीक है। 5/9 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 5/9, 9 5 ज़ा 45, इधर हो गया 5 इधर 0.55, तो 0.55 इंटू 10⁻6, so that will be how much, approximately 5.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मैथ द फॉलोइंग, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, कौन कौन से उसमें मैथ द फॉलोइंग करके करना पड़ेगा ये वाला। ओके ओके ओके, और सवाल देखते हैं भाई साहब। For the electrons of oxygen atom, which of the following statements is correct? ZF मतलब आपका for an electron in a 2s orbital is greater than Zeeman effect for an electron in 2b orbital, ठीक है। Zeeman effect for an electron in 1s orbital is different from an electron in the 2s orbital. An electron in the 2s orbital has lesser energy than an electron in the 2p orbital. The two electrons present in the 2s orbital have different quantum values with the same sign. बोलो बोलो भाई साहब। यहाँ पे इज इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो जीमेन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन में कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 8, 16 is basically the mass ना, तो 8 is the 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को भाई साहब 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर और कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 4 4 प्लस 2p4, है ना भाई साहब, ठीक है, ये होगा ना। कितना है ऑक्सीजन, कितना होता है भाई साहब, ऑक्सीजन इज 16 8 ना भाई साहब, ठीक है। तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर और 2p4, ठीक है। ओके, जीमेन इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन जीमेन इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे पहले आता है आपका 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p, है ना, ठीक है। तो जीमेन इफेक्ट क्या होता है भाई साहब, जीमेन इफेक्ट होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस वाले का ये 1s है, ये भाई साहब आपका 2, ठीक है। ये पहले हम s नहीं लेते हैं, पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3 आता है भाई साहब, ठीक है। तो जीमेन इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, जो 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल से भाई साहब ग्रेटर है। जीमेन इफेक्ट मतलब होता है रिपल्शन, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको रिपल्स करते जा रहे हैं, तो आप जितनी दूर होंगे उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जीमेन इफेक्ट इज बेसिकली द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो मुझे बताओ 2s वाला ऑर्बिटल और 2p वाला ऑर्बिटल कौन सा ज़्यादा बाहर होगा, 2p वाला ऑर्बिटल ज़्यादा बाहर होगा, है ना। और ये 2p वाले ऑर्बिटल में मतलब 1s का और 2s का दोनों इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन वो फेस करेगा, जबकि 2s वाला ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ 1s वाले ऑर्बिटल से ही रिपल्शन फेस करेगा। तो किसका रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो जीमेन इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द जीमेन इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। Zeeman, an electron in the 2s orbital has lesser energy than an electron in the 2p orbital. 2s ये हमेशा होगा, देखो s की SPDF है ना भाई साहब, s की एनर्जी सबसे लोवेस्ट, p की एनर्जी इससे ज़्यादा, d की एनर्जी इससे ज़्यादा, f की एनर्जी इससे ज़्यादा, ये तो भाई साहब है ही, ठीक है। तो भाई साहब an electron in 2s orbital has lesser energy than in 2p orbital, ये तो है ही। Zeeman effect for an electron in 1s orbital is different from that in an electron in 2s orbital. तो 1s और 2s ऑर्बिटल में भाई साहब ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जीमेन इफेक्ट डिफरेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो डिफरेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव डिफरेंट क्वांटम नंबर्स विद सेम साइन। ओके, जैसे देखो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में क्या होगा बताओ, ये 2s ऑर्बिटल है,
एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक का स्पिन साइन क्या होगा प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन साइन क्या होगा माइनस हाफ. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई साहब सेम साइन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. वन ऑफ देम विल बी प्लस हाफ एंड द अदर वन विल बी माइनस हाफ, सो दे विल बी हैविंग ऑपोजिट साइंस. ठीक है, क्लियर है. तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो रहा है. विच ऑफ द नीट का क्वेश्चन है, देखो 2019 का. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉल्स इन द विजिबल रीजन. विजिबल रीजन में कौन आता है, ठीक है. सो आपका लाइमन सीरीज आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में. वैसे अभी कहाँ दे दिया इधर, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. तो दिस इज बेसिकली बाल्मर सीरीज. ठीक है, लाइमन सीरीज आपका अल्ट्रा वायलेट में आता है, बाल्मर सीरीज आपका विजिबल रीजन में आएगा. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s आर गिवन. ये आपका 1s है और 2s है, बोलो. ओके, द डेंसिटी, अच्छा मैंने सोचा ये आंसर है. ओके हाँ ठीक है बस ये आपका. तो आपका देखो बाल्मर्स, आपका लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रा वायलेट का, बाल्मर होता है आपका विजिबल का, पास्चन होता है आपका इंफ्रारेड एंड ब्रैकेट होता है भाई साहब इंफ्रारेड. सो ऑब्वियसली आपका भाई साहब ये विजिबल हो जाएगा. ठीक है, ओके. द probability density plots of 1s and 2s orbitals are given. The density of dots in region represents the probability density of finding electrons in the region. On the basis of the above diagram, which of the following statements is or are correct? 1s and 2 orbitals are spherical in shape. Correct है भाई साहब, दोनों भी आपके, कोई भी s orbital आपका spherical ही होगा. 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, any s orbital has to be spherical in shape. Are we clear? Okay. The probability of finding the electron is minimum near the nucleus. Minimum near the nucleus. The probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions. ठीक है, तो ये वाला जो है आपका मिनिमम मैक्सिमम होता है यार न्यूक्लियस के आजू बाजू. तो ये गलत है. The probability of finding a nucleus is maximum near the nucleus. जितने न्यूक्लियस के पास आएंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये रॉन्ग है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. तो ये भाई साहब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज. तो ये भी गलत है आपका. ठीक है, दोनों एक्चुअली ये मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा. यहाँ पे लिखा भी है देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस. तो ये मैक्सिमम होगा. बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिकली रॉन्ग. The probability density of 2s orbitals decreases uniformly as distance from the nucleus increases. ये करेक्ट है. ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गोइंग टू बेसिकली डू व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. ऑल फाइन. पानी पिलाइए इनको, कोई एग्ज़ाम दे रही हैं आप. Okay, the energy of a mole of photons of radiation whose frequency is this much is, आपका एक मोल ऑफ फोटॉन्स है. ठीक है, तो आपका देखो मोल ऑफ फोटॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी एक फोटोन का कितना होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी. इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है 5.5 इंटू 10⁻12. तो 66 इंटू 55 कर लो भाई साहब, जो भी आएगा आपका. यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 66 इंटू, तो ये हो गया एक का. ठीक है, ये हो गया एक का एनर्जी. ऐसे ही भाई साहब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. मोल मतलब कितना हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच पीपल, हम 6.023 इंटू 10⁻23. तो इनका कितना हो जाएगा टोटल, इसको भाई साहब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, देखो इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो ऐसे. ठीक है, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, हमेशा एमसीक्यू में हमेशा ऑप्शंस देखना. यहाँ पे 2.18 2.18 2.18, तो ये तय है कि 2.180 होगा. अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने यहाँ पे जूल्स में लिया है. ठीक है, सो ये आपका कैंसिल हो जाता है. ठीक है, ये आपका
अनकॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाता है और ये भी आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें और इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे गधों की तरह इसको मल्टीप्लाई मत करते बैठो, डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि आपका 6 इंटू यहाँ पे क्या है 5, 30 इंटू 6 है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 तक आएगा। देखो 6.6 इंटू कितना है भाई साहब आपका 6.5, ठीक है, नहीं सॉरी 5.5 इंटू 6.023 इतना है भाई साहब, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली कुछ आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे अगर 18 आया भी, ठीक है, 6 बाय 30, 36 180 है ना, इतना अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। 18 नहीं आएगा यार, 66 इंटू 55 करो, कितना आना है? अरे 5 ने मारूंगा, मल्टीप्लीकेशन है ये, 66 इंटू 55। तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे देखो 218 आया, ठीक है, 6 5 6 6 36, देखो 6 इंटू 6 कितना आता है 216 आता है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 216 के आजू बाजू होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 216, अभी देखो यहाँ पे आंसर जो है आपका 2.18 है, मतलब इधर एक आपने यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे इसके 10⁻23 माइनस 10⁻24, तो कितना हो गया 10⁻−1, और यहाँ पे भाई साहब कितना है 12, तो ये हो गया 10⁻, कितना 11, 12 माइनस 1 दैट इज 11, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 10⁻13, ठीक है। सो इतना आ रहा है भाई साहब, भाई कहीं तो हमने, हाँ 34 है, सॉरी ये 34 है भाई साहब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे -34 और 23 कितना हो गया भाई साहब आपका, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, 11, और ये 12 है, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब -11 + 12, तो यहाँ पे एक 0 गया, ठीक है, तो मतलब एक 0 बचा आपका, और इधर 2, तो यहाँ पे हो गया 10⁻3, ठीक है। तो आपका कितना आ गया बोलो 2.18 इंटू 10⁻3। सो इसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे 2.18 किलो जूल्स, ठीक है। भाई मत मल्टीप्लाई करते बैठना, आपको थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से ये आना चाहिए कि ये इतने में ही आएगा, क्योंकि करके देख लो, देखो यहाँ पे 6.6 हमको मालूम है, 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 36 इंटू 6 कर लो, 6 6 36, 6 6 18 19, तो आपका आंसर भी इसके करीब ही होगा, ठीक है। 2.18 2 पॉइंट ये है, तो इसके अगर करीब आ रहा है तो इसके करीब आंसर आने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। द एम ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन, क्या था भाई साहब, टू डिटरमिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by m of an electron, तो it was to determine the charge of the electron, ठीक है। The energy associated with the first orbit of lithium, lithium भाई साहब यहाँ पे देखो कभी भी एनर्जी जो होता है En that will be equal to -2.18 into z का स्क्वायर, (2.18 into 10⁻−18 इंटू z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी आपका लिथियम है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। अरे तुम लोगों का तो भाई साहब हो गया होगा ना कब का, तो जा सकते हैं ना देकर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हर समय में, हाय क्या हो रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18 and 20, तो भाई साहब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये क्लास 10 का सवाल है बाकायदा, 18, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई साहब 20, मास नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो मास नंबर हो जाएगा आपका कितना 38, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मास नंबर क्या होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया आपका भाई साहब 20, और प्रोटॉन्स ऑब्वियसली 18 होगा तो 38 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, फ्यू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। चलिए अभी हम आते हैं पहले वाले पे, n की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1, l की वैल्यू क्या होती है, देखो 0 से लेकर कहां तक n-1 तक, तो यहाँ पे 0 तो पहला होगा, और n-1 मतलब 1-1 0, मतलब आगे नहीं जाएगा, तो l की वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होनी है,
एल की वैल्यू 1 दे रही है तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। चलिए आते हैं हम n इज इक्वल टू 2 पे। n इज इक्वल टू 2 है, l की वैल्यू क्या होगी बोलो, 0 एंड 1 है कि नहीं, 0 से लेकर n-1 तक। तो इनमें एक l की वैल्यू 1 ली हुई है विच इज करेक्ट। इस 0 और 1 में से कोई भी एक वैल्यू आप उठा सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। m की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, n की वैल्यू होती है प्लस l से 0 फिर माइनस l तक। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 0 और -1। यहाँ पे क्या उठाया है, +1 उठाया है, देखो ठीक है। क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है भाई साहब, है ना। ओके चलिए n इज इक्वल टू 3 पे आते हैं। n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 और 2, ठीक है। m की वैल्यू भाई साहब क्या क्या हो सकती है बोलो, -l 0, ठीक है, -l से 0 और फिर +l, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, बोलो ना, बोलो 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 बोलो, तो -2 -1 0 +1 +2 ये सारे m के वैल्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या उठाया गया है, -2। तो क्या ये करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है भाई साहब, क्लियर है। ओके n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 4 है, क्या ये हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू भाई साहब होती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 इन्हीं में से कोई हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। सो दिस इज रॉन्ग। तो अभी भाई साहब आपका 2 and 4 है ना, तो ए 2 and ए वाला ऑप्शन ही तो है, ठीक तो बोल रही हो। तो बी का कौन बोला, तो अच्छा इनकरेक्ट है क्या, ओके सॉरी सॉरी। तो ये वाला भाई साहब आपका करेक्ट हो गया 1, ए भाई साहब 1 और 4, तो आपका इनकरेक्ट 1 और 4 हो गया ना। विच और इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट कौन सा, ये वाला हो गया ना, हाँ ठीक है। चलिए भाई साहब इनकरेक्ट मतलब 1 and 4 ना, ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।